Hello students, so now the next topic is relative atomic mass. So relative atomic mass को समझने के लिए हमें कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है और उसके बाद हमें ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक खास बात और है इस पर्टिकुलर टॉपिक की कि यदि हमें ये टॉपिक समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास है, चाहे वो मोलिकुलर मास है, चाहे वो ग्राम मोलर मास है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बड़े ध्यान से समझना है कि इनमें क्या क्या टर्म्स यूज हो रही हैं और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। उससे पहले हम दो चीजों को समझेंगे जो यहाँ पर यूज हो रही हैं। वन इज रिलेटिव, जो टर्म यूज हुई है रिलेटिव। सबसे पहले हम रिलेटिव को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हमने समझना है। सबसे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन विथ, ठीक है, इन कंपैरिजन विथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, किसी भी चीज का कंपैरिजन कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि आपका स्कूल का रिजल्ट आ गया और आपके 70% मार्क्स आए। अब घर पे आए, आपके पेरेंट्स की शायद आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ 70% मार्क्स आए हैं, रीजन क्या है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे पापा टॉपर के ही 72% है, टॉपर के ही कितने हैं? 72% है। तो आपने अपने आप को किससे कंपेयर कर दिया? टॉपर से कंपेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये यदि फर्स्ट रैंकर है तो आपकी क्या हो गई? सेकंड रैंक हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने आप को किससे कंपेयर कर लिया? टॉपर से कंपेयर कर लिया। तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स का गुस्सा शांत हो जाता है कि जब हम कंपेयर करने लगते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द कंपैरिजन। अब इस कंपैरिजन के अंदर क्या हुआ, आपकी एक नई टर्म बनने लगी। वो टर्म क्या बनी? फर्स्ट विल बी 72 एंड सेकंड विल बी 70। तो नाउ ये ज्यादा मैटर नहीं करता, ये ज्यादा मैटर करने लगता है। यहां भी यही काम करेंगे। तो वो देखते हैं कि कैसे हमने कंपैरिजन करना है। मैंने उस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हमने ए बी सी डी के कुछ पार्ट्स को लिखा है, ठीक है। हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक हमने एक टर्म्स लिखी। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हमने ए बी सी डी नाम दे दिया और उनके यहां पर टर्म्स लिख ली और उनके मासेस साथ में लिखे हुए हैं। से ए का मास 35 ग्राम है, बी का इतना है, सी का इतना, ये सारे के सारे मासेस यहां पर हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी को एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंपेयर कर देते हैं, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो मैंने यहां पर चूज कर लिया ई को। देखो, हर किसी को चूज करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। यहां पर ई को चूज करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ई का मास यहां पर सबसे कम है, तो हमने उसको चूज कर लिया। तो मैंने ई को चूज कर लिया और ई के मास को 1 यूनिट बोल दिया, ठीक है। मास ऑफ ई इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ई के मास को मैंने 1 यूनिट बोल दिया। अब इसके साथ मैंने सभी के मासेस को कंपेयर करना है। यदि ई का मास 1 यूनिट है और 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखो, 1 यूनिट इक्वल टू 10 ग्राम है। मींस मेरे पास 10 ग्राम का एक यूनिट आ गया। अब इन सब को क्या मैं यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है ए के मास को, तो वो कितना हो जाएगा? 3.5 यूनिट, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 यूनिट। इसको करेंगे तो 3.2 यूनिट। इसको करेंगे तो 3.7 यूनिट। अब ई की बात ही आ गई, तो 10 ग्राम को जब मैं एक यूनिट बोल रहा हूं तो इसके पास तो है 10 ग्राम, यानी कि ये कितना हो गया? 1 यूनिट। ये कितना हो गया? 1.2 यूनिट। ये कितना हो गया? 2.0 यूनिट। ये कितना हो गया? 2.2 यूनिट। और ये कितना हो गया? 2.7 यूनिट। तो इस बेसिस पर मैंने सबको ई के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको मैंने ई के मास के साथ कंपैरिजन करने के बाद उसको उस टर्म के अंदर फाइंड आउट कर लिया जो वो है, दैट इज यूनिट। क्लियर? सो नाउ वन थिंग इज क्लियर दैट हम किसी के भी मास को
यहाँ पर मैं स्पेशली मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आप मार्क्स को भी यानी कि अंकों को या किसी भी चीज को अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। कि जैसे कि आप अपने लेवल पर अगर देखें कि आपके फ्रेंड के पास आपसे ज्यादा पेन या पेंसिल्स हैं, तो आप कहेंगे यार तेरे कंपैरिजन में तो मेरे पास बहुत कम पेन या पेंसिल्स हैं, ठीक है। या बुक्स की बात कर सकते हैं, या पड़ोसी पड़ोसी से पैसों की बात कर सकते हैं कि उसके पास उसके कंपैरिजन में ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन जब भी होगा हम एक वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव, ठीक है। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस की, यानी कि आप ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास की बात करनी है पर किसी के साथ क्या करना है, उसका कंपैरिजन करना है। तो एक बात क्लियर हुई। तो फर्स्ट इज दिस कि हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपैरिजन करना है, यानी कि रिलेशन में लेकर आना है उसको, ठीक है। रिलेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे यहां पर जो मैंने क्राइटेरिया चूज किया था वो ये क्राइटेरिया चूज किया कि जिसका सबसे कम मास होगा उसको मैं एक यूनिट बोल दूंगा। ये मैं कुछ भी बोल सकता हूं, यहां पर यूनिट बोला है या इसका नाम कुछ और रख दो, जैसे कि जो भी आपका नाम है आप वो रख सकते हैं। तो आप इसको कुछ भी रख सकते हो, ये मैंने अपनी तरफ से इसको यूनिट बोल दिया, आप कुछ भी कह सकते हो, आपको अपने लेवल पर जो भी चीज सही लगती है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, फाइन। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि नंबर्स की। जैसे मान लीजिए कि एक एटम को यदि मैं कहूं कि उसका मास निकालना है, ठीक है, मेजर करना है, तो उसका मास निकालना है, एक एटम का मास निकालना है, सिर्फ एक एटम का। हम जानते हैं कि एक एटम को तो हम देख भी नहीं पाते, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसका मास निकाल सकता हूं, यानी कि आपको यदि मैं कहूं कि ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में से आपको इस कार्बन में से इसका एक एटम निकालिए और उसको वेट कीजिए, उसका मास निकालिए कि क्या होगा। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एटम नहीं लेते, हम बहुत सारे एटम ले लेंगे, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई बहुत सारे एटम से कर देते हैं, यानी कि इसको काफी सारे एटम्स ले लेते हैं। तो वो हमें पता रहता है कि हम कितने एटम्स ले रहे हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमने मान लीजिए कि 100 एटम ले लिए। कितने एटम ले लिए? 100 एटम। ये हमें पता होगा कि हमारे पास कितने एटम्स हैं जो हम, और उसका वजन कर लिया। हमारे पास एक एटम को देख पाना मुश्किल है, फिजिबिलिटी नहीं है, बट 100 एटम्स की बन सकती है। हालांकि ये भी फिजिबल नहीं है, बट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 100 एटम ले रहे हैं, 100 एटम को मेजर कर लेते हैं। 100 एटम को मेजर करने के लिए मान लीजिए कि उसका वजन आ गया 1 ग्राम। एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल समझना है कि 100 एटम को मेजर किया तो उसका वजन कितना आ गया? 1 ग्राम। तो क्या एक का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि 100 एटम का 1 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा? 1/100, ठीक है। तो ये कितना देगा? 0.01 ग्राम। तो हम यहां से इस हाइपोथेसिस से हम एक एटम का वजन निकालते हैं। So practically it is not possible to measure one atom. एक एटम का वेट निकालना पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई तराजू ही नहीं है कि एक एटम का मास जो हमें बता दे। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एटम्स को कंसीडर करते हैं। बहुत सारे एटम्स को कंसीडर करें, मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि 100 एटम्स को कंसीडर करते हैं, उसका वजन करते हैं, हमें पता रहता है कि कितना है, तो हम एक एटम का वजन निकाल सकते हैं। तो ये चीज इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, पहला रिलेटिव और दूसरा यदि हमने एटम्स का वजन निकालना है या किसी भी चीज का, ये चीज प्रैक्टिकली किसी भी चीज पर एप्लीकेबल हो जाती। तो यदि हमने किसी भी चीज का वजन निकालना है तो हम एक का नहीं निकालेंगे, हम बहुत सारे एटम्स या बहुत सारी चीजों को एक साथ तोलते हैं और उसके बाद उसकी एक की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई। पहला, फर्स्ट जो हमने कंसीडर करना है वो क्या कंसीडर करना है? अबाउट दी कंपैरिजन, यानी कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव, अगर हमने मास निकालना है तो यहां पर हमें रिलेटिव एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, विच वन इज द रिलेटिव एलिमेंट। तो क्लियर है अबाउट द रिलेटिव, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड पे अभी तक मेंशन किया हुआ है, इसको समझिएगा कि जैसे इको किया हो। वो हम अभी देखते हैं कि यहाँ पर एटम के मास को निकालने के लिए यहाँ रिलेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होगी। जैसे यहाँ जो मेरी क्वालिटी थी वो क्या थी
कि जिसका सबसे कम होगा मास उसी को ही मैंने यहां कंसीडर कर लिया, ठीक है। बट यहां पे अभी देखेंगे कि क्या होगा। और दूसरा, नॉट पॉसिबल टू मेजर the weight, measure the mass of one atom, so we will measure वन मोल एटम। हम कितना मेजर करते हैं? वन मोल एटम्स को मेजर करते हैं एक साथ, वन मोल एटम्स। और वन मोल की तो हमें पता है कि वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वन मोल, एंड ए इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23 होते हैं। तो हम इतने एटम्स को एक साथ मेजर करते हैं और उसके बाद वी आर कैपेबल टू मेजर वन एटम्स मास। हम एक एटम्स का मास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो एक का नहीं निकाला जा सकता, दूसरा रिलेटिव एलिमेंट्स क्या है। क्लियर? सो नाउ अब हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट चूज किया गया जिसके कंपैरिजन में सभी के सभी एटॉमिक मासेस को रिलेट किया गया, यानी कि उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले गए। तो जैसे यहां पर हमने ई को चूज किया था, तो यहां एलिमेंट कौन सा चूज किया गया? तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहले हाइड्रोजन को चूज किया गया, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ऑक्सीजन को चूज किया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जो थर्ड और जो अब तक चल रहा है, 1961 में कार्बन को चूज किया गया। कार्बन का भी कौन सा, जिसका मास कितना था, 12 था। तो कार्बन 12 को चूज किया गया, ठीक है, क्योंकि इसके आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इसको चूज किया गया फॉर दी रिलेटिव, मतलब इसके मास को चूज किया गया और इसके मास से सभी के सभी एटॉमिक मासेस को कंपेयर कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो कार्बन 12 को ही चूज किया गया। जैसे कि यहां पर क्या क्वालिटी चूज की थी कि इसका एटॉमिक मास सबसे कम है। ये मेरी अपनी हाइपोथेसिस थी, बट यहां एक्सपेरिमेंटली जो हाइपोथेसिस लगाई गई, यानी कि जो क्वालिटीज देखी गई कार्बन के अंदर, वो कौन कौन सी क्वालिटीज थी। तो सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी, अबंडेंस की, ठीक है, अबंडेंस। कार्बन का अबंडेंस इतना ज्यादा था कि इसको चूज करना बनता था कि हमने ऐसा कोई एलिमेंट देखना था जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा हो। आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अबंडेंस तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इवन कार्बन से भी ज्यादा है, बट उसकी गैसेस, यानी कि यहां पर स्टेट मैटर कर गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों जो थे, ये गैसेस स्टेट में मिलते थे, जिसकी वजह से कार्बन की अबंडेंस प्लस उसका फेज, यानी कि उसका सॉलिड फेज में होना, प्रैक्टिकली यहां पर इसकी प्रेफरेंस पार्ट में आ गया। क्लियर है? तो पहला हुआ अबंडेंस, दूसरा हुआ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, जो कार्बन था वो ना तो नीदर हाई नॉर लो। कार्बन की जो रिएक्टिविटी थी ना तो बहुत ज्यादा थी और ना ही बहुत कम थी, ठीक है, और इस वजह से इसको चूज किया गया। इसका भी ये बहुत बड़ा रीजन था इसको चूज करने का कि इसकी रिएक्टिविटी। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पार्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अकेला हाइड्रोजन भी नहीं सर्वाइव कर पाता था, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने देखा कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, सेम वे में ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो यहां पर कार्बन अकेला सर्वाइव कर सकता है, तो यहां पर उसको रखा गया। जो तीसरा पार्ट था वो था आइसोटोप्स का होना। कार्बन जिस टाइम पर ये हुई थी स्टडी, तो कार्बन के ज्यादा आइसोटोप्स नहीं थे। अभी तो जैसे आपके सामने 3 है, इससे ज्यादा भी हैं, बट अभी जो हमने ज्यादातर देखे हैं, जो 99.9% जो मिलता है वो कार्बन 12 ही मिलता है, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकली आइसोटोप्स इतने ज्यादा नहीं थे और उनकी अबंडेंस तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। 99.99% समथिंग तो यही मिलता है, और उसके बाद ये रेडियो एक्टिव है जो वैसे ही धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है, तो इसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा यही था जिसके आइसोटोप्स बहुत कम थे, ठीक है। तो ये कम होने चाहिए, जो प्रैक्टिकली ये चीज हमें देखनी है। तो ये 3 क्वालिटीज जो है
कार्बन के अंदर देखी गई और कार्बन को चूज किया गया एज अ वी कैन से कैप्टन की तरह चूज किया गया, और इसको कंपेयर करने के लिए चूज कर लिया गया, जिसके साथ सारे के सारे एटॉमिक मासेस जो हैं अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या होगा इसके साथ। क्लियर है? सो नाउ कार्बन विल बी कंसीडर। अब कार्बन को कंसीडर कर लिया गया, तो अब उसके मास को क्या बोला गया? जैसे यहां पर मैंने इसके मास को, ई के मास को 1 यूनिट बोला था, तो कार्बन के मास को क्या बोला गया? सो कार्बन के मास को यहां पर बोला गया AMU। ठीक है, सो मास ऑफ कार्बन 12, उसको कितना बोला गया यहां पे? 12 AMU। कितना बोला गया उसे? 12 AMU। क्लियर है? सो जितना भी मास था कार्बन का, उसको क्या बोल दिया गया? 12 AMU। तो यदि मुझे एक AMU की वैल्यू निकालनी है, तो एक AMU किसके इक्वल हो जाएगा? 12 है, 12 को यहां नीचे ले आओ। सो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये हमारी एक डेफिनेशन तैयार हो गई, और यहां पर जो कार्बन 12 के मास को कितना बोला गया? 12 AMU। यहां पर AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, जो बाद में और ज्यादा चेंज कर दी गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट यहां पर मास ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन 12 है, वो उसको क्या बोल दिया गया? 12 AMU। तो एक AMU की वैल्यू क्या हो गई? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी कि एक AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वो यहां से आया था एक्चुअली, यहां से उसको ये सारी की सारी कहानी थी, जिसके अंदर उसको समझा गया कि ये चीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा दो रिजल्ट आ चुके हैं। पहला ये कंसीडर किया कि कार्बन को जो रिलेटिव मास निकालने के लिए कंसीडर किया गया, तो हमारा ये पहला रिजल्ट था। दूसरा हमने AMU की बात की कि 1 AMU कितना होगा? 1/12 ऑफ दी कार्बन 12 एटम मास। ठीक है, 1/12 ऑफ दी मास ऑफ, यहां पर मास लिख देते हैं, मास ऑफ मास। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब तीसरे में हमें ये चाहिए कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 10 ग्राम थी, तो हमें यहाँ पर AMU की वैल्यू निकालनी है। तो AMU की वैल्यू निकालने के लिए हमें कार्बन को मेजर करना पड़ेगा। अब बात वही है कि एक एटम को तो हम मेजर नहीं कर सकते, यहाँ तो कार्बन के एक एटम का मास चाहिए, तो एक एटम को तो हम मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? बहुत सारे एटम्स को कंसिडर करते हैं। कितने एटम को कंसिडर किया? वही 1 मोल को कंसिडर किया। तो यानी कि मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 ग्राम पर मोल। यहां पर मोल को कंसीडर करो, 1 मोल का, यानी कि ये एक एटम का मास नहीं है, ये एक मोल एटम का मास है। फिर से बोल रहा हूं, ये एक एटम का मास नहीं है। यहां देखो 12 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल एटम का मास है 12 ग्राम। एक एटम का नहीं है। तो यानी कि क्या हुआ? मास ऑफ 1 मोल की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना आ गया? 12 ग्राम। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इस पोर्शन का मतलब यही हुआ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक एटम का कितना होगा? यहाँ पर हमें एक एटम की वैल्यू निकालनी है। एक एटम का कितना हुआ? मास ऑफ 1 एटम कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय दिस, सिंपल कैलकुलेशन, कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये वैसे ही दिखाने के लिए है, जो हम एब्रीवेशन के तौर पे इसको यूज करना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 12 इंटू 1/NA, इसको NA लिख दिया, ग्राम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा जो उसका फाइनल रिजल्ट आया था, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 इंटू 1/Na, या मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, एंड 1/6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है
1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये वैल्यू ये आती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जब ये वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमें AMU की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें तो AMU चाहिए। AMU किसके इक्वल हो जाएगा, AMU विल बी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पर 1/12 जब आप लिखेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 1/12, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय लिखो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 12 से 12 कट गया तो AMU की क्या वैल्यू आ गई, दैट इज, इसीलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं की थी, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये मेरी वैल्यू आ गई AMU की। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट हो गया। हम AMU की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं इस वे में। तो अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ चुके हैं। पहला, कार्बन इज कंसीडर, बता चुके हैं इसके बारे में। दूसरा, AMU किसके इक्वल होता है, इसको भी हमने प्रूव किया है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू निकाली वो वैल्यू क्या निकाली, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो एक्चुअली किसके इक्वल था, 1/Na के, या 1/Na का मतलब क्या होगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो यही तो था। तो चाहे इसको 1/mol लिख लो, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होता है, यदि मुझे एक्चुअली वैल्यू निकालनी हो कि किसी चीज को 1 AMU में, यानी कि AMU के अंदर अगर कन्वर्ट करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, ये फोर्थ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको भी हम एक इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, जो चीजें प्रूव हो जाएगी। इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो हमारी ये वैल्यू है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया AMU में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखिए कि क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कन्वर्टेड इंटू AMU। इसको AMU में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे AMU में कन्वर्ट करने के लिए। तो AMU इक्वल टू किसके हो जाएगा, मास ऑफ एटम इन ग्राम। तो ग्राम में क्या, 1.674 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा नीचे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU, ठीक है। तो ये देखो, ये लगभग टर्म बराबर है, पर ये एक से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं इसको कट करूंगा तो एक्चुअली जो ये वैल्यू आती है वो आती है 1.0076 ग्राम AMU आएगी, ठीक है। तो जब हम इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 1.00 AMU होती है। तो यही इस तरीके से हम इसको AMU में निकाल रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन का जो मास है वो किसमें निकाल दिया हमने, AMU में निकाल दिया। तो हम इस तरीके से AMU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। AMU के मास को यदि ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो AMU की वैल्यू हमें पता ही है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वहीं से तो ये वैल्यू ड्राइव हुई है। आप यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये ड्राइव कर सकते हैं AMU का, और इसी से ही आप ग्राम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाउ एक और चीज है यहाँ पे कि हम जो है आजकल AMU को कन्वर्ट कर देते हैं U में। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट।
एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नाउ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग गए हैं, दैट इज यू। और इसको क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं इसे? यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीज है, चाहे हम इसका इस्तेमाल कर लें चाहे इसका इस्तेमाल कर लें, बट आजकल हम इसका ज्यादातर इस्तेमाल करें। तो जहाँ एमयू की बात की है अब तक हमने, वहां पर हम यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी सारी की सारी वैल्यूज को सोल्व कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो क्या हम फाइनल लुक में एक बार सभी के सभी रिजल्ट्स लिख लें? सो दीज रिजल्ट्स आर, फर्स्ट सबसे पहले कार्बन को कंसीडर किया, कार्बन कंसीडर्ड। दूसरा जो हमने किया वो क्या किया? दैट इज 1 AMU की बात की, या U की बात कर सकते हैं। 1 AMU इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई? 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या ये किसके इक्वल था? 1/8 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर अपन मास की मोल की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और दूसरा, यदि AMU से समथिंग इज वी वांट टू कन्वर्ट समथिंग इनटू दी, सॉरी ग्राम से यदि मुझे AMU में कोई चीज कन्वर्ट करनी है तो वो क्या होगी? AMU इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1. ये जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम पर AMU। यहाँ पर ये वैल्यू रखो और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट आ गए। पांचवी बात अगर हम करें तो AMU नाउ इज द यूनिफाइड मास। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? यूनिफाइड मास लिख सकते हैं। ये हमारे पास सारी की सारी चीजें आ गई हैं। अभी हमें ये पता लग गया कि कार्बन को कंसीडर कर लिया गया। ठीक है, कार्बन के मास को हमने बोल दिया गया दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर कर लिया गया, जैसे कि इधर यहाँ पर हमने E को कंसीडर किया था। नाउ दिस थिंग इज ओवर। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, दैट इज ऑफ कार्बन। कार्बन की बात हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स हैं, जैसे कि से हाइड्रोजन के लिए हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के मास को हम यूजुअली 1 लिखते हैं, तो 1 के आगे क्या लिखा जाता है? U लिखा जाता है। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या है हमें पता है, दैट इज U इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यदि मुझे ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट करनी हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो इसका अगर एग्जैक्ट मास देखें तो वो क्या है? 1.008 है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, U की जगह ये रखिए, तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी? आपकी ग्राम में आ जाएगी। बट हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस फ्रैक्शन में ना आए, और इसका बार बार जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी चीज़ एक फ्रैक्शन या हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। राउंड फिगर में हम इसको 1 ही कंसिडर करते हैं। तो ये इसके पीछे थ्योरी है, दैट इज द कि ये चीज आई कहाँ से और इसको लिखते क्या है। तो यहाँ पर मैं कुछ मासेज है जिसका बार बार इस्तेमाल होगा वो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का है जैसे 1U, कंसीडर इट। अब हम U की बात करें, और ध्यान रखना ये एक एटम का मास है, दिस इज मास ऑफ 1 एटम। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1U। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। एक एटम का मास है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 एटम। अभी तक तो हमारे पास टेक्निक ही नहीं थी, पर हमने उस टेक्निक से एक एटम के मासेस को भी निकालना शुरू कर दिया। जैसे कि ये 3.5 यूनिट लिखा, किससे रिलेटेड में? इससे। तो ये कार्बन के रिलेटेड में है, ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा, इसीलिए इसको रिलेटिव मास बोला जाता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द, हम इसको एटॉमिक मासेस भी बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटिव मास, हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि किससे रिलेट किया हुआ है? कार्बन से रिलेट किया हुआ है, तो दिस वजह से। दूसरा है हीलियम, है हीलियम का जैसे है 4U। नाउ अंडरस्टैंड, इसको पढ़े कैसे जाएगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम इज 4U, ठीक है। सो इट इज द एटॉमिक मास, इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। तो जितने भी मासेस आपने पढ़े हैं वो सभी के सभी रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। क्लियर? हमारे पास कोई भी ऐसा मास नहीं है जो परफेक्ट हो, हम हर मास को रिलेटिव ही कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मार्केट से अगर आपने वेजिटेबल परचेज की हैं तो वो आप किस में परचेज करोगे? किलोग्राम में परचेज करोगे। तो किलोग्राम का मतलब क्या है? वो किलोग्राम का
जो जिसको यूज करता है तोलने के लिए, जो चीज यूज करता है, पत्थर जिसको या बाट बोलते हैं, वो यूज करता है, वो आपको क्या पता कि वो 1 किलोग्राम है, कैसे उसका वजन निकाला गया या वो आया कहाँ से। तो उनके लिए क्या है कि एक लैब के अंदर इरेडियम और प्लेटिनम का एक वेट रखा हुआ है, उसको हमने क्या बोल दिया, 1 किलोग्राम बोल दिया। अब सभी का जो वेट है उसके साथ कंपेयर कर लिया गया, यानी कि उसको कंसीडर कर लिया गया स्टैंडर्ड, और सभी को उसके साथ उसके वजन के साथ उसको तोल दिया गया, जितना उसका वजन आया वो 1 किलोग्राम कंसीडर कर लिया गया। वर्ल्ड वाइडली ये चीज एक्सप्लेन कर दी गई और वर्ल्ड वाइडली ये चीज यूज हो रही है आज की डेट में। तो इसका मास इसके साथ क्या है, कंपेयर्ड है। तो इसके लिए इसको जो हम यूज कर रहे हैं 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, वो एक रिलेटिव मास है, इसके इरेडियम और प्लेटिनम के मास के साथ जो एक लैब में रखा हुआ है। ये एक्चुअली ऐसा है। तो सेम वे में यहां पर हमने कार्बन को कंसीडर किया, जितने भी हमारे पास मासेस हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव मास बोला जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया है, अब हम बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना था, 1 U। अब इसी U को यदि मैं G में कन्वर्ट कर दूं तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1 ग्राम। ये कितना है, 1 एटम का मास है। ये कितने का मास है, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है। ये 1 मोल एटम का मास है। ठीक है, तो ये जो मास लिया गया है ये मोलर मास लिया गया है, तो हम इसको मोलर मास भी बोल देते हैं या इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। तो जितने भी मासेस हमने लिए हैं, यानी कि अगर आपसे ये चीज पूछा जाए हाउ मेनी, इसको इस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, एटम्स आर देयर इन से 52U of helium and say 13 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, हमें पता है कि हीलियम का एक एटम का वजन कितना है, 1U। एक एटम का, सॉरी 4U, हीलियम की बात हो रही है, दैट इज सॉरी दैट इज 4U। यहां पर कितना पूछा गया, 52U का, तो हम क्या करेंगे, 52 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 13 एटम्स। यानी कि यहाँ पर जो वजन होगा, यहाँ पर जो कितने एटम्स यूज हुए हैं, जितना ये वजन आया, दैट इज 13 एटम्स का। तो जब हम कम एटम्स की बात करते हैं तो हमेशा हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, यूनिफाइड, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ 13 ग्राम आ गया। 13 ग्राम का क्या मतलब है, हमें पता है कि 4 ग्राम में, अब इसको U को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। 4 ग्राम का मतलब क्या है, 1 मोल हीलियम एटम, 1 मोल हीलियम एटम 4 ग्राम में। अब यहाँ पर कितने हैं, 13, तो इसका क्या मतलब हुआ, 13 डिवाइडेड बाय 4, इसको कट कर लो तो ये कितना देगा, ये हो जाएगा 3.25 मोल। तो ये इतने मोल हो जाएंगे। इसको मोल निकालने के लिए इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम्स हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे एटम्स है। 13 ग्राम में वी हैव सो मेनी एटम्स हीलियम में, बट यहाँ पर सिर्फ कितने हैं, 13 एटम्स ही हैं। तो ये चेंजेस है, इस चेंज को समझना है। ठीक है, तो इसको जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल एटम। हम 1 मोल एटम की बात करें, इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो उसको समझते हैं कि उसको हम कैसे लिखते हैं। सो ऑक्सीजन का यदि मैं एक एटम की बात करूं तो उसके एक एटम का वजन कितना होगा, 16 AMU, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16U, इसको यूं लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि इसको यूं लिखा जाए 16 ग्राम, तो ये कितना है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। ये 1 मोल का वजन है। ठीक है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है,
उसका मोलर मास है। मोलर मास का मतलब क्या हुआ, एक मोल का मास, ठीक है, 16 ग्राम। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, ध्यान रखिए, दिस इज द मास ऑफ वन एटम। ये किसका मास है, वन एटम का मास है। तो ये हुआ हमारा ग्राम एटॉमिक मास। सेम वे में अब अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो यहाँ पर अब एटम नहीं, अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चीजें सारी की सारी वैसी हैं, बट अब वो एप्लीकेबल किसके ऊपर हो जाएंगी, मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यदि मुझे मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है, जैसे वाटर है, वाटर इज ए मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसके जितने भी एटम्स हैं उनके सबके मासेस को जोड़ दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो टोटल कितना आ गया, 18। यहाँ पर क्या लगेगा, इसके साथ में ग्राम लगेगा या यू लगेगा, दैट विल बी यू। ये कितना होगा, यू होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास पूछा है, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो यहाँ पर हम एटम्स को भी 111 ही कंसीडर करेंगे, सो दैट विल बी यू। हाँ, अगर इसी चीज को आप किस चीज में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं, दैट इज मोलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, अब इस चीज को समझो, यानी कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास, सेम वे में यहाँ पर वाटर की बात ही कर रहे हैं, अब कितना आ गया, ये यहाँ पर वही 1 × 2 + 16, अब यहाँ पर क्या आ गया, 18, क्या आएगा यहाँ, मोलर है, यानी कि मोल्स का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ कितना देगा, 18 ग्राम आ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है, यहाँ पर मोलर मॉलिक्यूलर मास पूछा गया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास पूछा गया। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक मोल मॉलिक्यूल, ये है 1 मॉलिक्यूल, और ये कितना है, 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है और यही डिफरेंस है, यही हमारा मोल कंसेप्ट था।